कब्रिस्तान में जब मैयत जा रही हो या फिर शमशान घाट पर कोई अर्थी जा रही हो, जब ये जाती हैं चलती हैं तो फिर अनजान लोग भी इन्हें देख करके रुक जाते हैं। ना कि रुकते हैं बल्कि लोगों की यहाँ पर कोशिश होती है कि उन्हें कांधा भी दिया जाए, भले ही चाहे कोई किसी के सुख में शामिल हो या फिर ना हो। लेकिन इस तरीके का जब कोई दुख होता है तो लोग दुख में ज़रूर शामिल होते हैं। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एकदम उलट होता है। एक घर होता है और एक घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं। 3 में से एक सदस्य की मौत हो जाती है। जब एक सदस्य की मौत हो जाती है तो इन दो बाकी बचे हुए सदस्यों को इस मौत में शामिल होना चाहिए था। लेकिन 2 में से एक सदस्य ऐसा होता है जो विदेश जाने की तैयारी करने लगता है और अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। और देखते ही देखते बात कहासुनी में बदल जाती है और कहासुनी में कभी कत्ल हो सकता है, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। यानी कि एक शख्स वहाँ पर मरा हुआ है और दूसरे का कत्ल हो जाता है। और इस बात को बीते हुए लगभग 4 महीने का वक्त बीत जाता है। 4 महीने के बाद जब लोगों को यह पता चलता है कि एक फ्लैट के अंदर से एक अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही थी और वो दुर्गंध के साथ ही जब ये लाश निकल कर के दोनों बाहर आती हैं तो ये कहानी, ये घटनाक्रम जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कि जिन पर हम जान छिड़कते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दरअसल उनको हम इस तरीके से अंतिम पड़ाव पर कैसे इग्नोर कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश की राजधानी चेन्नई का एक इलाका लगता है थिरुमुरी। दरअसल एक अपार्टमेंट होता है और उस अपार्टमेंट के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि लोग आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। और धीरे धीरे करके वक्त आगे बीत रहा था। 1 सप्ताह बीतता है, 2 सप्ताह बीतता है, लेकिन लोगों को जब ज़्यादा ही दुर्गंध आने लगती है, घरों में रुकना मुश्किल हो जाता है, तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद तिरुमुरुवाइल का जो अपार्टमेंट होता है, उसमें जो एक फ्लैट होता है, उस फ्लैट के अंदर वो पुलिस पहुंचती है और वहां जाने के बाद दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा था। दरवाज़ा इसलिए खटखटाया जा रहा था क्योंकि घर के अंदर की लाइटें चल रही थी, एसी चल रहा था और उसके अंदर से जो ठंडी ठंडी बाहर हवाएं आ रही थी इस तरीके से, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई इस फ्लैट के अंदर मौजूद है। अब काफ़ी देर जब हो जाती है तभी वीडियोग्राफी कराई जाती है और वीडियोग्राफी कराने के बाद आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी मौके पर बुलवा लिया जाता है ताकि किसी को कोई आरोप न लग सके कि पुलिस ने बिना मर्जी के, बिना हमारे मौजूदगी के दरवाज़ा खोल दिया है और हमारे पास तो इतना सारा सामान है। क्योंकि पुलिस को भी लोगों से अपनी जान बचानी पड़ती है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, अचानक से इस घर के अंदर से अजीब तरीके की दुर्गंध आती है और जो दुर्गंध थी और उसकी जो स्मेल थी वो पूरे अपार्टमेंट में बहुत बुरी तरीके से फैल जाती है। लोगों का वहाँ पर रुकना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार किसी तकरीब से पुलिस के यहाँ आसपास के जो लोग होते हैं वो फ्लैट के अंदर जाते हैं और फ्लैट के अंदर जाकर जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। एक लड़की होती है, साथ ही उसके बगल में एक बुजुर्ग आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश दोनों बेड पर पड़ी हुई थी, आराम से वो वहाँ पर पड़े हुए थे। लेकिन ये लाशें क्यों पड़ी हुए थे, इसी का एक सवाल था। क्या इनकी हत्या हुई है, क्या हुआ है, इसके पीछे जानकारी जुटाने की जब पुलिस कोशिश करती है तो पुलिस को ये सूचना मिलती है कि इस फ्लैट के अंदर 3 सदस्य रह रहे थे। अब 3 सदस्य रह रहे थे जिसमें एक सदस्य होता है डॉक्टर सैमुअल संपत, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है, जो कि विदेश से पढ़ाई यानी कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके होम्योपैथिक की और ये चेन्नई के थिरुमुरुवाइल के अपार्टमेंट में रहता था, उसी फ्लैट में रहता था। आखिरकार पुलिस के पास उसका नंबर आता है और नंबर आने के बाद उसकी सीढ़ियाँ निकलवाई जाती है। और जब सीढ़ियाँ निकलवाई जाती है तो घटनास्थल से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है कांचीपुरम।
और कांचीपुरम का एक इलाका लगता है ओरिकाई। ओरिकाई में उस व्यक्ति की जब लोकेशन मिलती है तो पुलिस वहां पर जाकर के दबिश देती है और दबिश देने के बाद आखिरकार डॉक्टर सेमू संपत, जिसकी उम्र 34 साल के आसपास होती है, पुलिस उसे हिरासत में लेती है। उससे बातचीत करती है, उससे पूछताछ करती है कि जो महिला और एक पुरुष की लाश मिली है, क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि तुम भी उस फ्लैट में रह रहे थे। पुलिस जब उससे बातचीत करती है तो वो कहता है कि वो विदेश चला गया था, कभी कोई कहानी बनाता है, कभी कोई कहानी बनाता है। पुलिस के सामने उसने अलग अलग कहानियाँ बताना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को अपना तरीका भी आता है, अपना बातचीत करने का भी तरीका अलग होता है पुलिस का। आखिरकार पुलिस जब बातचीत करती है तो बातचीत करने के बाद कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है कि एक संध्या नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, और वो संध्या नाम की महिला बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है, लेकिन पति से उसका अक्सर विवाद रहता था। विवाद के रहते रहते अब उन दोनों पति और पत्नी ने अलग रहने का फैसला कर लिया। पति ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, इसलिए वो बिल्कुल अब अकेले रहने लगती है और तमिलनाडु के ही बेंगलोर एक जगह लगती है, वहाँ वो रहना सहना अपना शुरू कर देती है। कुछ वक्त आगे बीतता है और इस लड़की की जो माँ होती है वो अचानक से बीमार रहने लगती है और बीमार ज़्यादा रहती है, इसलिए माँ की यहाँ पर मौत हो जाती है। माँ के मौत होने के बाद इस लड़के के जो पिता थे सेमूल शंकर, जिनकी उम्र लगभग 78 साल के आसपास होती है, तो वो अपने पिता को अपने पास ही लेकर आती है बेंगलोर में और पिता से कहती है कि पिताजी, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं आपको, आप भी अकेले हैं, मैं भी अकेले हूँ, इसलिए हम दोनों साथ रह लेंगे। बेंगलोर में ही वो दोनों साथ रहने लगते हैं और एक दिन पिता की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। डॉक्टरों के पास लेकर के जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी किडनी तो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है, इसलिए इन्हें इलाज की ज़रूरत है। किसी अच्छे बढ़िया डॉक्टर को आप दिखाओ, बढ़िया डॉक्टर दिखाओगी तो शायद कुछ उम्मीद बढ़ जाएगी। एक तो बढ़ती ही उम्र थी, ऊपर से किडनी का खराब होना पिता के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। इसलिए बेटी ने डॉक्टरों से जब पता किया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको यहाँ से चेन्नई चले जाना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर से लगभग 137 किलोमीटर दूर चेन्नई लगता है। चेन्नई में बढ़िया डॉक्टर है और वहाँ उस डॉक्टर के पास महिला जाती है और इलाज कराती है। अभी सिलसिला शुरू हो जाता है। पिता को बीच बीच में उसको बेंगलोर से सीधा चेन्नई लेकर के जाना पड़ता था, उसका आना जाना पड़ता था। एक दिन जब वो सफ़र कर रही थी तो सफ़र करने के दौरान सोशल मीडिया के वो पन्ने पलटती है, कभी फेसबुक, इस तरीके से जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं। तो जब ये सोशल मीडिया की पन्ने पलटती है तो पलटते पलटते एक बार उसके पास एक रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट होती है डॉक्टर सेमूल संपत की। और जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वो दोनों एक दूसरे की रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं। दोनों की बातचीत का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब एक दूसरे की सुख दुख की बातें भी करने लगते हैं। लड़के ने अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति से विवाद हो गया है और इसीलिए वो अपने पति से बिल्कुल अलग रहती है और फिलहाल वो अपने पिता के साथ ही रहती है। जब उसने पूछा कि तुम रहती कहाँ हो, तो उसने अपना एड्रेस पहले तो बेंगलोर बताया था, बाद में कहने लगती है कि वो थिरुमुरुवायल में रह रही है, यानी कि थिरुमुरुवायल का एक अपार्टमेंट होता है, वहाँ पर उसका फ्लैट होता है, वो वहाँ पर रह रही है। डॉक्टर ने जैसे ही ये बात सुनी तो डॉक्टर को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है वो कहाँ पर है। वो लड़की बताती है कि मेरा अपार्टमेंट फला पर जगह है। दरअसल मुझे वेलोर से चेन्नई आना पड़ता था और बार बार जब चक्कर लगाने पड़ते थे तो पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए सोचा कि जब तक इलाज चल रहा है तब तक वो थिरुमुरुवायल में आकर के रहना सहना उसने शुरू कर दिया था। तो जैसे ही अपार्टमेंट की बात आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी उसी अपार्टमेंट में रहता हूँ, मेरा तो फ्लैट नंबर ये है। अब दोनों एक दूसरे के फ्लैट के बारे में बात करते हैं और ये बड़े ही इत्तेफाक की बात होती है कि दोनों सोशल मीडिया से एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन एक ही फ्लैट के अंदर। अक्सर शहरों में होता क्या है कि भले ही चाहे एक ही फ्लैट के अंदर लोग रह रहे हों, आमने सामने ही फ्लैट होता है, लेकिन लोग एक दूसरे से पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते कि सामने वाले फ्लैट में कौन है और बराबर वाले में कौन है, या फिर
पीछे वाले फ्लैट में कौन है या फिर आगे वाले फ्लैट में कौन है। तो इसलिए अनजान ही बनकर उसमें वो रहते हैं। जब लड़का और लड़की यानी कि उस लड़की की उस डॉक्टर साहब से लगातार बातचीत कर रही थी और डॉक्टर साहब ने अपना पता बताया, तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेले रहता हूँ, वैसे तो कांचीपुरम का रहने वाला हूँ, विदेश में पढ़ाई की है और होम्योपैथिक का मैं डॉक्टर हूँ। लड़की कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम तीनों मिलकर के साथ रहते हैं। डॉक्टरों को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों आपस में साथ साथ रहने लगते हैं और लड़की के पिता को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, वो ठीक थे। अब देखते ही देखते उसका इलाज, हालांकि उसके पिता का इलाज बाहर चल ही रहा था, लेकिन बीच बीच में डॉक्टर साहब भी उस लड़की के पिता का इलाज करना शुरू कर देते हैं, देखने लगते हैं उसके पिता को। अब वो उनके घर के डॉक्टर हो चुके हैं। ये दोनों अब प्रेमी प्रेमिका अपने साथ साथ रह रहे थे, इलाज भी कर रहे थे, लेकिन एक दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। ये सितंबर 2024 से साथ रहना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 महीने तक ही ये साथ रहते हैं और जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत होता है तो तभी इस लड़की के जो पिता होते हैं उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। तैमूर शंकर की 78 साल की उनकी उम्र होती है। अचानक ही उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है और जब मौत हो जाती है तो मौत के बाद इनका जो भी क्रियाक्रम करना था, जो भी आगे की एक औपचारिकताएँ होती हैं, किसी की लाश जैसे कि मुसलमानों में कफन दफन होता है और हिंदुओं में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसे ही इनका भी अंतिम संस्कार वगैरह होना था। लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं सैमुअल संपत, उन्होंने अपने जो कपड़े थे, अपना जो बैग था उसे पैक करना शुरू कर दिया। अब उस लड़के ने पूछा कि तुम अपना बैग पैक कर रहे हो, मेरे पिता मर चुके हैं, आखिरकार तुम ये क्या करना चाहते हो। फिर वो कहता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उसने कहा कि तुम्हें मेरे पिता की मौत पर ही विदेश जाना था और जब विदेश जाना था 2-3 दिन के बाद चले जाते। एक तरफ तो मेरे पिता की मौत हो चुकी है और तुम ये सब क्या कर रहे हो ना हो मेरे पिता की मौत के तुम ही जिम्मेदार हो। बात यहाँ तक पहुँच जाती है, उस लड़की ने अपने पिता के मौत के लिए डॉक्टर साहब को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और उन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी हाथापाई में बदल जाती है और हाथापाई कब एक बड़ा रूप ले लेती है किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल जो डॉक्टर साहब होते हैं उन्होंने उस लड़की संध्या को जोर का धक्का मारा तो उसका सर जाकर के दीवार में लग जाता है और दीवार के सहारे वो लड़की ऐसे ही गिर जाती है। 37 साल की जिसके आसपास की उसकी उम्र होती है, आखिरकार वो जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर साहब ने अपना बैग पूरी तरीके से पैक किया और जब घर से निकलने ही वाले थे तो उन्होंने देखा उसको हिला करके कि आखिरकार ये कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, जैसे शुरुआत में गिरी थी वैसे ही ये गिरी हुई है। देखते हैं तो वो लड़की मर चुकी थी। अब लड़की मर चुकी है, उसके पिता पहले ही मर चुके हैं। डॉक्टर साहब के जो रोंगटे थे वो खड़े हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इनके लाशों पर कुछ ऐसा केमिकल छिड़का जाए जिससे कि लोगों को अचानक से एकदम से बदबू ना आए, दुर्गंध ना आए। तो इसलिए उन्होंने कुछ केमिकल का इंतज़ाम किया और केमिकल का इंतज़ाम करने के बाद उनके लाशों पर वो लगा देते हैं और लगाने के बाद यहाँ से घर का जो एसी था वो एकदम अच्छी खासी मात्रा में चालू कर दिया जिससे घर बहुत ज़्यादा ठंडा रह सके और घर में एकदम से दुर्गंध न आए। इसी तरीके से अक्टूबर का महीना निकल जाता है, नवंबर का भी महीना निकल जाता है, दिसंबर का भी महीना निकल जाता है और जनवरी भी पूरा चला जाता है। जब 15 जनवरी के बाद दुर्गंध धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगती है तब बढ़ते बढ़ते 2 सप्ताह और बीत जाते, यानी कि 30 जनवरी 2025 का वो दिन था जब लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी होने लगी। तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है। उसके अंदर 2 लाशें निकलती हैं, बाप और बेटे की। कारण जब पता करने की कोशिश की जाती है तो एक डॉक्टर का नाम आता है सामने, डॉक्टर सैमुअल संपत का। पुलिस जब उन्हें हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है तो इस एक कत्ल की मामले की बात सामने आती है और एक मौत की बात सामने आती है। हालांकि डॉक्टर के जांच में ये बात सामने आई है कि एक मौत यानी कि लड़की के पिता की मौत तो सामान्य होती है, लेकिन लड़की के सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है।
पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या इसमें कोई और भी शामिल था या फिर नहीं शामिल था, इसका ये पता करने के बाद साथ ही डॉक्टर का इसमें क्या रोल है, उसके संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट जाएगी और चार्जशीट ये तय करेगी कि डॉक्टर साहब को कितने साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। यदि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था तो डॉक्टर को शायद पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था और जितनी बात उस दिन होती शायद अब नहीं होती। अब ज़्यादा बड़ी बात हो चुकी है। एक कत्ल का इल्ज़ाम और दूसरा लाशें छिपाने का इल्ज़ाम, केमिकल का इस्तेमाल किया गया इसका इल्ज़ाम, तमाम तरीके के इल्ज़ाम हैं जो सलाखे के पीछे लंबे समय तक डॉक्टर साहब की ज़िंदगी बीतने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाने अनजाने में अगर किसी से कोई से अपराध हो जाता है तो कम से कम पुलिस का सहारा लेकर के अपना जो भी एक लंबी जिंदगी है वो सलाखों के पीछे गुजारने से बच सकते हैं। ये हो सकता है कि एक हादसे के रूप में ये बात शामिल हो जाती, लेकिन अब ये हादसा नहीं बल्कि अब ये एक कत्ल का रूप ले चुका है। अगर डॉक्टर साहब ने उसी समय पुलिस को फ़ोन कर दिया होता और सारी घटना बता दी होती कि पिता की मौत जो है वो सामान्य हुई थी और ये धक्का लगने से मतलब कि एक कहा जाता है कि अनजाने में ये हादसा हुआ है, हादसा का रूप उसको दिया जा सकता था और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ हो सकती थी, सज़ा हो सकती थी या फिर बाइज्जत बरी भी हो सकते थे, उनको कोई ऐसी इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती। लेकिन अब जो ये इन्होंने जो लाशें छुपाने का काम किया है तो इसकी वजह से इनको अब लंबी सज़ा हो जाएगी। तो ऐसी कामें करने से बचें, क्राइम से हमेशा बचना चाहिए, पुलिस का सहारा लेना चाहिए। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।